मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भारत में लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाला सब्जेक्ट लिया है। तो यहाँ पर हम भारत में लोक प्रशासन के यूनिट नंबर 2 यानी कि विकेंद्रीकरण से आने वाला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये पीडीएफ मैंने आपके लिए बनाकर तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपका ये क्वेश्चन आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका महत्व क्या है और इसके लाभ और हानि के बारे में बताइए। तो बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पर जो है आपको इसका पूरा आंसर मिल जाएगा और इसकी पीडीएफ जो है आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वरना ये आप पूरी जो है वीडियो देख लीजिए और जिससे कि आपका कल का एग्जाम अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करें विकेंद्रीकरण, तो विकेंद्रीकरण का मतलब है जब हम कोई निर्णय लेते हैं, यानी कि कोई निर्णय लेने के अधिकार को जो संगठन के निम्न स्तर पर पहुंचाना है, यानी कि जैसे कि मैंने कहा अलग अलग स्टेज है, ठीक है, कि भाई किसी एक पावरफुल व्यक्ति को निर्णय लेना है, तो ये जो है उस कार्य को जो है और नीचे और नीचे और नीचे, मतलब व्यक्ति दर व्यक्ति तक पहुंचाएगा। विकेंद्रीकरण अधिकार अंतरण का विस्तृत रूप है जब किसी उच्च अधिकारी के द्वारा अपने अधीन को अपेक्षाकृत अधिक भाग में अधिकारों का भारापण किया जाता है, तो उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। यानी कि जो बड़ा अधिकारी है वो नीचे तक अपने जो है अधिकारों को भेजेगा, उसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण का अर्थ अगर हम यहाँ पर देखें तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जब निर्णय लेने के व्यवस्थित रूप से निम्न स्तर के प्रबंधन को या उनके नीचे कार्यस्थ लोगों को कार्य सौंपा जाता है, तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। जैसे मैंने कहा भाई पिताजी हैं, पिताजी ने काम दे दिया भाई को, अब भाई ने किसको काम दे दिया, छोटे भाई को। तो कहने का मतलब क्या है कि जब निर्णय लेने के लिए व्यवस्थित रूप से निम्न स्तर के प्रबंधकों को, है ना, और जब कार्य सौंपा जाता है तो उसे हम विकेंद्रीकरण के नाम से जानते हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब विकेंद्रीकरण की हम जो डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि यानी भी एलन ने कुछ बोला है, उन्होंने बोला है कि विकेंद्रीकरण उन अधिकारियों को छोड़कर जो केवल केंद्रीय स्तर पर उपयोग किए जा सकते हैं, सभी अधिकारियों को निम्न स्तर पर सौंपने का व्यवस्थित प्रयास है। और विकेंद्रीकरण फैलाव या प्रयास से अलग है, जहां संस्था के संयंत्र पे कार्यालय भिन्न भिन्न स्थानों में फैलाव की स्थिति में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है, किंतु सुविधाओं के फैलाव में संस्था में केंद्रीकरण हो सकता है। तो यानी कि केंद्रीकरण के बारे में यहाँ पर जो है ये इनके विचार थे। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो केंद्रीकरण का उद्देश्य क्या है, आखिरकार विकेंद्रीकरण को क्यों, मतलब उसका मेन पर्पस क्या है। उसके मेन पर्पस को जानने के लिए यहाँ पर हम इसके पॉइंट्स को देखेंगे, जो हमने पॉइंट्स बना रखे हैं। सबसे पहला क्या उद्देश्य है कि जो शीर्ष स्तर पर कार्य होता है ना, उसके भार को कम करना, यानी कि जो टॉप स्तर पर जो काम हो रहा है उस भार को जो है उसकी वेटेज को कम करना ही विकेंद्रीकरण का पहला उद्देश्य है। निर्णय उचित प्रबंध शीर्ष स्तर पर लिए जाते हैं, संगठन का विस्तार होने पर शीघ्र स्तर का कार्य और बढ़ जाता है, इसीलिए कार्यभार को कम करने के लिए विकेंद्रीकरण किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो दूसरा पॉइंट आपके सामने है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था मेला प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो विकेंद्रीकरण से अधिकारों का जो फैलाव है वो छोटे छोटे स्तर तक हो जाता है और इससे ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था के समस्त लाभ सभी वर्गों को प्राप्त होते हैं। यानी कि जो हमारी जनता है वहाँ तक जो है सारी की सारी व्यवस्था अच्छी तरीके से पहुँच सके। तीसरा पॉइंट हमारा आता है इसके अंदर, कार्यों में शीघ्र निष्पादन के लिए, यानी कि जो भी कार्य होंगे अगर वो अलग अलग तरीके से अधिकारियों को बांट दिए जाएंगे तो वो जल्दी कार्य हो जाएंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है हमारा सर्वांगीण विकास, यानी कि एक ऐसा विकास जो चहुमुखी हो और जो बिल्कुल सबके लिए कार्य करता हो। ठीक है, विकेंद्रीकरण से शीर्ष स्तर पर निम्न स्तर के समस्त अधिकारियों को अधिकार प्राप्त होने से उन्हें अपने विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है और इसी वजह से इस कार्य क्षमता के कारण ही यहाँ पर जो है चीज़ों को किया जाता है और संगठन के सर्वांगीण विकास के लिए विकेंद्रीकरण बहुत ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आपका नंबर 5, बड़े संगठनों में प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के लिए भी हमारा जो है विकेंद्रीकरण जरूरी है। ठीक है ना। अब विकेंद्रीकरण की अगर हम बात करें कि भैया इसका महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं। नंबर 1, उच्च अधिकारियों के अत्यधिक कार्यभार से मुक्ति, कि जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनके कार्यभार को उनको मुक्ति मिल जाएगी। विभिन्न कारणों से सुविधा, ईद के ऊपर से इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति का नियंत्रण सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। सीमा का अभिप्राय व्यवसाय के आकार से, अर्थात जब तक व्यवसाय का आकार छोटा हो उस स्तर पर भी सभी अधिकारियों को केंद्रीय करके व्यवसाय को कुशलतापूर्वक चलाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कार्य किया जा रहा है उसको अगर हम बांट दें अलग अलग स्तर पर तो वो कार्य जल्दी हो सकता है। उसके बाद में मैनेजमेंट का विकास, यानी कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट, प्रबंधन के विकास के लिए विकेंद्रीकरण का अभिप्राय है न्यूनतम स्तर के प्रबंधन को भी अच्छे तरीके से कार्य के अंदर संलग्न किया जा सके। उसके बाद में इसमें आता है हमारा नंबर 4 पॉइंट, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि, यानी कि मनोबल यानी कि उनकी जो मानसिक स्थिति है उसको भी अच्छी तरीके से आगे बढ़ाकर उसको लेकर चलना, यानी कि उनकी मनोबल में वृद्धि करना। उसके बाद में आता है शीघ्र और श्रेष्ठ निर्णय, और इससे क्या होता है, रैपिडली इसका जो है एक्शन देखने को मिलता है कि अगर जो क्या होगा
कि कोई भी एक व्यक्ति के ऊपर अगर बोझ पड़ेगा तो वो कार्य को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा, बल्कि अगर विकेंद्रीकरण किया जाएगा तो वो कार्य आराम से कर सकता है। उसके बाद में आता है आपका इसका लास्ट पॉइंट, जिसमें प्रभाव और पूर्ण नियंत्रण के बारे में बताया गया है कि यानी कि अगर हम बात करें कि विकेंद्रीकरण अधिकारियों का कार्य जो है वो श्रेष्ठ सीमित होने के कारण ही उनकी गलतियों की शीघ्रता को पकड़ा जा सकता है और उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं जी भैया इसके लाभ क्या है, इसके एडवांटेज क्या है ना, विकेंद्रीकरण के एडवांटेज क्या है। तो सेम वही चीज़ें जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, सेम उसी में से पहला पॉइंट आ जाएगा भैया, उच्च अधिकारियों के कार्य को कम कर देना है और विविधीकरण की सुविधा को बढ़ा देता है और अनौपचारिक संबंधों का विकास करता है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप आराम से यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके सामने आ जाता है। विकेंद्रीकरण की हानि क्या है, तो तालमेल की समस्या यहाँ पर रहती है, क्योंकि भाई अगर हम काम अलग अलग स्टेप पर बांटेंगे तो क्या होगा, तो तालमेल तो यहाँ पर बनेगा नहीं ना। तो सबसे पहली समस्या ये है समन्वय की समस्या। उसके बाद में प्रशासकीय व्यय में वृद्धि, व्यय यानी कि खर्चा, कि भाई प्रशासन जो है उसको खर्चा भी देना पड़ेगा अगर आप विकेंद्रीकरण करोगे शासन को, शक्तियों को, तो है ना। उसके बाद में अधीनता की अयोग्यता, विकेंद्रीकरण तभी संभव है जब निम्न स्तर के अधिकारी योग्य और निपुण हो। अगर योग्य और निपुण ना होंगे तो क्या होगा, तो भैया भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब इसी तरीके से हमारे 2 पॉइंट और हो जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन अब यहाँ पर जो आप बताएंगे जो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में क्या अंतर है। तो भैया केंद्रीकरण के पॉइंट दे रखे हैं कि इसका एक उद्यम छोटे संगठन में होता है, ये सभी संस्थाओं में जरूरी होता है, अधिकतर अधिकार उच्च स्तरीय प्रबंधन के पास होते हैं, उनके निम्न वालों के पास कम होते हैं। ये छोटे संगठन संस्था के लिए है, उच्च स्तर पर अधिकार सौंपने के बाद ही पूर्ण नियंत्रण यहाँ पर रहता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है और कुछ अधिकारी को निम्न अधिकारियों में कार्य सहायता लेने के लिए आवश्यक है। अब अगर हम विकेंद्रीकरण की बात करें तो भैया ये बड़े के लिए है, ये संस्थाओं में होना जरूरी है, ये उच्च स्तर के निम्न स्तर पर अधिकार व्यवस्थित करते हैं और ये बड़े संगठन और संस्थाओं के साथ में उपयुक्त होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये भी इसके पॉइंट्स होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और कल के एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।